हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट में हम पढ़ रहे हैं प्रदूषण। हमारा जो टॉपिक चल रहा है, चलता आ रहा है प्रदूषण। उसमें आगे के जो टॉपिक हैं वो हम पढ़ेंगे रेडियो सक्रिय प्रदूषण, ई वेस्ट और बायो रेमिडिएशन टेक्निक। बायो रेमिडिएशन टेक्निक्स पहले मैंने आपको कुछ पढ़ा दी थी, अब इसमें एक दो और आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले देखेंगे फैक्चुअल क्वेश्चन अपना। तो देखिए, मध्य प्रदेश के कौन कौन से लोकनृत्य होते हैं। तो देखिए, तेरह ताली, जवारा, माच, गिरदा, भगोरिया और कर्मा। ठीक है, आप इनको याद रखिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। एक बार और देख लीजिए, तेरताली, जवारा, माच, गिरदा, भगोरिया और कर्मा। अब देखेंगे अपना टॉपिक। तो देखिए, जब हम पढ़ रहे हैं प्रदूषण, तो इसमें हम आगे देखेंगे रेडियो सक्रिय प्रदूषण। तो देखिए, नाम से ही काफी कुछ समझ आ जाता है। देखिए, कुछ तत्वों के नाभिकीय विखंडन के कारण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा गामा किरणों का निष्कासन होता है। क्या होता है ना, कि जो इन्वायरमेंट में कुछ तत्व होते हैं, जब उनका नाभिकीय विखंडन होता है तो क्या होता है कि उसमें से कुछ रेज निकलती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और गामा रेज। तो क्या होता है, यही प्रक्रिया रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी है यानी कि तत्वों का नाभिकीय विखंडन हो रहा है, उनमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और गामा रेज निकल रही हैं। रेडियम, थोरियम, यूरेनियम जैसे कुछ तत्व जो इस प्रकार का गुण प्रदर्शित करते हैं। तो कौन से ऐसे तत्व होते हैं, रेडियम होता है, थोरियम होता है, यूरेनियम होता है। इस प्रकार के विकरण प्रदूषण को आयनित विकरण तथा गैर आयनित विकरण में वर्गीकृत किया जाता है। अब इसको दो पार्ट में बांट देते हैं, आयनित विकरण और गैर आयनित विकरण। तो हम देखेंगे अब आयनित विकरण क्या होता है। आयनित विकरण जिस माध्यम से गुजरता है उसके परमाणु और अणुओं को आयनों में परिवर्तित कर देता है। क्या होता है ना कि ये जो आयनित विकरण है, जब ये किसी चीज से गुजरेगा, किसी माध्यम से गुजरेगा, तो क्या है, हर चीज किससे बनी होती है, अणुओं और परमाणुओं से। तो उनके आयनों तो उनके उसके अणुओं परमाणुओं को आयनों में बदल देता है। ठीक है, इसके अंतर्गत एक्स किरण, गामा किरण और कॉस्मिक रेज आती हैं। तो देखिए, गामा किरण जब किसी कोशिका से गुजरती है तो वह डीएनए के पास के जलीय अणु को आयनित कर देती है, जो डीएनए विखंडन का कारण भी बनता है। तो क्या होता है ना फ्रेंड, जब गामा रेज जैसे है, ठीक है, जब वो किसी कोशिका से गुजरती है, आप शरीर किससे बना होता है, कोशिका से। तो जब वो कोशिका से गुजरती है तो वह डीएनए के पास के जलीय अणुओं को आयनित कर देती है। तो हमारा जो डीएनए क्या होता है, जिसमें इंफॉर्मेशन होती है सारी, तो उसके जो जलीय अणु होते हैं उनको क्या कर देती है, आयनित कर देती है। जो डीएनए, जिससे क्या होता है, डीएनए विखंडन होता है। तो क्या होता है, हमारा डीएनए विखंडन उससे हो जाता है, इसलिए कई सारी बीमारियां होती हैं। देखिए, अब क्या होता है, दूसरा होता है गैर आयनित विकिरण। वो क्या होता है, ऐसे विकिरण लंबी तरंगदैर्घ्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। तो इनकी तरंगदैर्घ्य कैसी होती है, लंबी। ठीक है, और कौन सी, विद्युत चुंबकीय तरंगों में होता है ये, जिसका परास पराबैंगनी किरणों से रेडियो तरंग तक होता है। देखिए, जब हम पढ़ेंगे ना, जो फिजिक्स पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, तरंगदैर्घ्य, पराबैंगनी किरणें और ये सब। ठीक है, तो अभी आप ऐसी समझ लीजिए कि पराबैंगनी किरणों से रेडियो तरंग तक होता है उनका रेंज जो होती है। ये जिस माध्यम से गुजरती है उनके अणु और परमाणु को उत्तेजित कर देती है, जिससे उनके कंपन की गति बढ़ जाती है। तो क्या होता है, जो इनकी जो रेज होती हैं, जब वो किसी मीडियम से निकलती हैं तो क्या करती है, उनके अणुओं और परमाणुओं को उत्तेजित कर देती है, आयनित नहीं करती है। ठीक है, उत्तेजित करती है, जिससे उनकी कंपन की गति बढ़ जाती है, यानी उनमें कंपन बढ़ जाता है, जिससे इतनी ऊर्जा नहीं होती कि वह उन्हें आयनों में परिवर्तित कर सके। ठीक है, तो क्या हुआ, जो आयनों में नहीं बदलते हैं, ठीक है, उनकी गति बढ़ जाती है। माइक्रोवेव ओवन में रखे पदार्थों का तापमान इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि विकिरण से खाद्य पदार्थों में मौजूद जल के परमाणुओं के कंपन में वृद्धि हो जाती है। अब देखिए, माइक्रोवेव काम करते हैं ना घर में, जिसमें खाना वाना गर्म करते हैं, तो इसमें क्या होता है, खाना गर्म कैसे होता है, क्योंकि विकिरण से क्या होता है, खाद्य पदार्थों में जो जल के परमाणु होते हैं उनमें कंपन होता है, कंपन में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इससे वो खाना गर्म हो जाता है। विकिरण प्रदूषण के स्रोत प्रकृतिजन्य भी है और मानव जनित भी। अब देखिए, इसके कारण प्रकृति के कारण से भी हो सकता है और मानव के कारण से भी होता है। तो इसके प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं, यूरेनियम खदान, नाभिकीय परमाणु संयंत्र इत्यादि, सॉरी, रेडियम, यूरेनियम, थोरियम इत्यादि प्राकृतिक स्रोत हैं। ठीक है, ये हमें प्रकृति में मिलते हैं। तो यूरेनियम की खदान, अब देखिए, अगर कहीं पे खान है यूरेनियम की, तो वो कौन इंसान खोदता है, नाभिकीय परमाणु संयंत्र लगाते हैं। तो अगर इनके कारण विकिरण होता है तो ये मानव जनित है। देखिए, प्रत्येक रेडियो सक्रिय न्यूक्लाइड की एक निश्चित क्षरण दर होती है, जितने समय में उसके परमाणुओं का आधा क्षरण हो जाता है उसे अर्ध समय, हाफ टाइम कहते हैं। ठीक है, जिस पदार्थ का अर्ध समय जितना लंबा होता है वो उतना ही अधिक पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण बनता है। इसमें कट गया है। तो देखिए, क्या होता है ना, इनका जितने टाइम में उनका क्षरण होता है
तो उसको अर्ध समय हाफ टाइम कहते हैं, मतलब आधा चरण हो जाता है। तो ये समय जितना लंबा होता है उतना ही अधिक क्या है प्रदूषण करता है। तो देखिए इसके कारण क्या हुआ है, कई सारी घटनाएं भी हुई हैं। जैसे देखिए अमेरिका में 3 माइल आइलैंड घटना हुई थी, रूस में चेरनोबिल, और भारत में क्या हुई थी भोपाल गैस त्रासदी। ये मानव जनित विकिरण की प्रमुख घटनाओं में से है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। विकिरण से हुई हानि का कोई कारगर इलाज उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसके बचाव ही सर्वोत्तम उपाय। ये बहुत खतरनाक होता है अगर विकिरण के कारण प्रदूषण होता है, क्योंकि आपका डीएनए में बदलाव कर देता है ये। तो इससे कैंसर होता है। तो क्या हो है ना, इससे बचाव करना ही सर्वोत्तम उपाय होता है। अब देखिए सरकार ने कुछ क्या कर रखा है, पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित कानून बना रखे हैं। जैसे देखिए अब ये जो कानून है वो हम उन्हें डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे। ठीक है, भारत के क्या कदम रहे हैं तो हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको याद करने हैं इनको। जैसे जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है फ्रेंड्स। वन संरक्षण अधिनियम 1980, जितना प्रदूषण होता जा रहा है उतना एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ध्वनि प्रदूषण नियमन और नियंत्रण अधिनियम 2000। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ऐसे एक क्रम याद रख लीजिए कि पहले कौन सा आया था, जल प्रदूषण अधिनियम, है ना। फिर आप देख सकते हैं वन संरक्षण अधिनियम आया था, फिर वायु, फिर पर्यावरण, ऐसे करके याद कर लीजिए कि जल, वन, वायु, पर्यावरण और ध्वनि। ठीक है, तो एक क्रम आपको इसका याद हो जाएगा। अब देखेंगे ई वेस्ट क्या होता है। ई वेस्ट, तो देखिए आप जो भी मोबाइल यूज़ करते हैं, टीवी यूज़ करते हैं, जितनी भी, अब देखिए और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आप देखिए कितनी जल्दी जल्दी बदल दी जाती हैं, है ना। हर थोड़े दिन में मोबाइल पुराना हो जाता है। तो ये सब क्या होता है, फिर ये सब वेस्ट होता है, तो ये ई वेस्ट बनता है इनका। ई अपशिष्ट का निर्माण इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अनुपयुक्त और बेकार हो जाने से होता है। जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यूज़ करते हैं जब वो बेकार हो जाती है तो उनका भी क्या कचरा ही तो बनता है, तो उसको ई अपशिष्ट कहते हैं, ई वेस्ट। इसमें अनेक खतरनाक रसायन और भारी धातुएं। अब देखिए इनमें क्या होता है, ऐसा नहीं है, अब आप ये प्लास्टिक कचरा और ये सब जो हम डेली में कचरा निकालते हैं वो तो ठीक है, ये वाला तो और खतरनाक है। क्यों, इसमें क्या है, अनेक खतरनाक रसायन और भारी धातुएं होती हैं, जैसे सीसा, कैडमियम, बेरिलियम पाई जाती है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। और देखिए हमारे इंडिया में क्या है, पूरा ई वेस्ट का अच्छी तरीके से वो भी नहीं हो पाता है निस्तारण। मतलब छोटे छोटे बच्चों को इनके काम में लगा दिया जाता है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर भी काफ़ी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ई वेस्ट के स्रोत क्या है, क्या होता है, कहाँ से आता है ई वेस्ट। तो देखिए कंप्यूटर यूज़ करते हैं हम, टेलीविज़न, रेडियो, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, सीडी प्लेयर, पंखा, इलेक्ट्रिक आयरन, ईसीजी मशीन, माइक्रोस्कोप, इंक्यूबेटर, फैक्स मशीन, जेरोक्स मशीन, स्कैनर, ट्यूबलाइट, सभी प्रकार के विद्युत संयंत्र, जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं वो ई वेस्ट में आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक। अब देखेंगे कुछ बायो रेमिडिएशन टेक्निक, वैसे मैंने आपको ये पढ़ाई थी, ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आ चुका है बायो रेमिडिएशन टेक्निक में से। तो अब हम आगे की एक दो और देख लेंगे। देखिए ऑयल जैपर क्या होता है। इस अनिवार्य रूप से 5 भिन्न बैक्टीरियल स्ट्रेन्स का मिश्रण है, जो एक वाहक सामग्री पाउडर ऑर्नकॉप के साथ स्थिर और मिश्रित होता है। ये कच्चे तेल और तैलीय गाद में मौजूद हाइड्रोकार्बनिक यौगिक को खा लेते हैं और उन्हें हानि रहित सीओ और जल में परिवर्तित कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए 1 मिनट। यस, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कंफ्यूजन था उसमें। ठीक है, जल में परिवर्तित कर देते हैं। क्या होता है ना, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, क्या होता है ना कि कई सारे बैक्टीरिया, 5 बैक्टीरिया होते हैं, उनको मिला के विकसित किया गया है। तो ये क्या होता है ना, जब समुद्र होता है, समुद्र में क्या होता है, ऑयल फैल जाता है जहाज़ों से, तो काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, ये इस ऑयल को खा जाते हैं। तो यही ऑयल जैपर टेक्निक है, और उनको क्या करते हैं, हानि रहित CO2 और जल में बदल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। और एक होती है ऑयलीवोरस एस। ठीक है, देखिए ये ऑयल जैपर से भिन्न है, इसमें एक अतिरिक्त बैक्टीरियल स्ट्रेन होता है। इसमें एक अलग बैक्टीरियल स्ट्रेन होता है जो इसे उच्च सल्फर अवयव युक्त गाद और कच्चे तेल के विरुद्ध अधिक प्रभावी बनाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगर कोई सल्फर युक्त पदार्थ है, ठीक है, अगर उसमें सल्फर भी है तो ये ज़्यादा काम करेगा ऑयल पर, सॉरी, ऑयल जैपर और ऑयलीवोरस एस दोनों स्वस्थाने प्रयोग किए जाते हैं। स्वस्थान मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि उसी स्थान पर जब हम प्रदूषण का निस्तारण करते हैं।
जो प्रभावित स्थान से बड़ी मात्रा में दूषित कचरे को स्थानांतरित करने की आवश्यकता को समाप्त कर दें। बाह्य स्थान में क्या है, हम दूसरी जगह ले जाके प्रदूषण को खत्म करते हैं, स्वस्थानी में उसी स्थान पर करते हैं, जो पर्यावरण और अधिक संकट उत्पन्न होने का कारण बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं, सिंपल सा याद रखिए, जो क्या करते हैं, ऑयल वगैरह को खा लेते हैं। तो ये 2 टेक्निक इससे रिलेटेड थी। अब हम नेक्स्ट अपना टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।